नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम दिसंबर महीने में होने वाला है और आपने तैयारी अभी तक नहीं की। आज की इस वीडियो में हम आपको एक पेपर का सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके एग्जाम में 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार का पेपर होने वाला है जिस प्रकार से आपके एग्जाम हॉल में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, और जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपने मैथन क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो आप वो मैथन क्लास देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। 1100 क्वेश्चन की मैथन, 600 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, ये मैथन आपको इस वीडियो के बाद देख लेनी है। और यहाँ पर आपका पेपर सॉल्यूशन होने वाला है। तो वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यकीन मानिए यदि आपके इस पेपर में 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यदि आपका स्कोर इतने से कम आता है तो आपको अभी तैयारी करने की और ज़रूरत है। आज आपकी डेट 12 दिसंबर हो चुकी है और एडमिट कार्ड आपके 15 या 16 दिसंबर को आ जाएंगे। और जो आपकी एग्जाम डेट है वो 21 से लेकर 24 दिसंबर तक होने वाली है। और आपको ट्रिपल सी संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको सबसे पहले दिया जाएगा। तो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में भारत में पहले सुपर कंप्यूटर जो परम 8000 है किस संस्थान ने विकसित किया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। आखिर इसको किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। तो याद रखेंगे इसको CDEC के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा सन 1991 ईस्वी में विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में दिनांक डेट डालने के लिए कौन सा फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे जो सबसे ज़्यादा फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है पहले ईयर आता है, उसके बाद मंथ आता है और उसके बाद डे आते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन जो आप कह सकते हैं डिफॉल्ट होता है एक प्रकार से वो आपका ठीक इसी प्रकार फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है BIOS का कार्य क्या होता है। जो BIOS होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो BIOS का कार्य होता है सिस्टम को बूट करना। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखेंगे फुल फॉर्म क्या होती है तो फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका कार्य क्या होता है तो सिस्टम को बूट करने का कार्य BIOS का होता है और यह आपके रोम में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल हस्ताक्षर किसका प्रमाण होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है आखिर ये किसका प्रमाण होता है। व्यक्ति की पहचान, दस्तावेज का आकार, कंप्यूटर की गति या पासवर्ड की सुरक्षा। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ये आपके व्यक्ति की पहचान करता है। जैसे आप किसी को कोई मेल भेजते हैं तो उसमें क्या होता है आपके नीचे डिजिटल सिग्नेचर ऐड होते हैं। आपकी जिस नाम से ID बनी होगी, जो आपने ऑनर का नाम डाला होगा, तो वही आपका जो डिजिटल सिग्नेचर के रूप में आपके हस्ताक्षर आ जाते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, व्यक्ति की यह पहचान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है अगर उसमें जो ट्रैक चेंज फीचर होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। फॉन्ट बदलने के लिए, पैराग्राफ हटाने के लिए, बदलावों को ट्रैक करने के लिए या पेज नंबर डालने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ट्रैक चेंज फीचर होता है इसका प्रयोग होता है बदलावों को ट्रैक करने के लिए। जो आपकी किसी ने जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई फाइल बनाई और आपने उसको बंद कर दिया, कोई व्यक्ति आता है और आपकी फाइल को ऐड करता है, यदि आपने ट्रैक चेंज फीचर ओपन किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसी के द्वारा इसमें बदलाव किया गया है या नहीं किया गया है। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं और आपको आंसर देख के तुरंत कमेंट कर देना है जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। और अंत में आपको जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चनों के आंसर आपने सही दिए हैं। और आपको यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ट्रिपल सी की कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, सारा आपको वीडियो के बीचों बीच सारा कुछ पता चल जाएगा ट्रिपल सी के बारे में। पूछा गया है HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या होता है। तो जो HTTP होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि जो HTTPS होता है उसकी फुल फॉर्म होती है
हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। एस का मतलब होता है सिक्योर। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर होता है, जो HTTPS होता है वह आपका अधिक सुरक्षित होता है। जो HTTPS होता है ये अधिक सुरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सेल या कैल्क में बी लुक अप फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो बी लुक अप फॉर्मूला होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? वर्टिकल कॉलम खोजने के लिए, डेटा खोजने के लिए, फॉर्मेट बदलने के लिए, या फाइल को सेव करने के लिए? तो याद रखेंगे, जो बी लू का फॉर्मूला होता है इसका प्रयोग होता है डेटा को खोजने के लिए। डेटा को खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डेटा को खोजने के लिए बी लुकअप का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर आपसे एच लुकअप भी पूछ सकता है, तो एच लुकअप का भी प्रयोग होता है डेटा को खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ओटीपी तकनीक किसके अंतर्गत आती है? जो ओटीपी तकनीक होती है आखिर ये किसके अंतर्गत आती है? ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, और ये आपके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत आती है। मतलब क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को आपका पासवर्ड ही पता है लेकिन ओटीपी के बगैर वेरीफाई नहीं होगा, तो वो होता है आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फार्मिंग साइबर अपराध का क्या तात्पर्य? जो फार्मिंग साइबर अपराध है आखिर इसका क्या तात्पर्य होता है? वायरस भेजना, वेबसाइट की नकल बनाकर डेटा चुराना, अनचाहे ईमेल भेजना, या कंप्यूटर को लॉक करना। जो फार्मिंग होता है वो क्या होता है? तो वेबसाइट की नकल बनाकर डेटा चुराना, ये फार्मिंग का मुख्य कार्य मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल लॉकर किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? जो डिजिटल लॉकर है आखिर ये किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? पैसे ट्रांसफर के लिए नहीं, फाइल को लॉक करने के लिए नहीं, कॉल करने के लिए नहीं। जो डिजिटल लॉकर होता है इसका प्रयोग होता है दस्तावेज को सुरक्षित रूप से डिजिटल फॉर्मेट में सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर का प्रयोग होता है। जब आपने अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भरा होगा, आपकी एक आईडी ABC आईडी बनी होगी जिसको अपारा आईडी के नाम से जाना जाता है, तो वो आपके डिजी लॉकर में बनी होगी। और डिजी लॉकर को आपने अपने आधार कार्ड से और अब जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उससे आपने इसको वेरीफाई किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। बैन नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो बैन नेटवर्क का उदाहरण है वो है आपका इंटरनेट। जो इंटरनेट है वो आपका कहेंगे कहीं से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये आपका बहुत एक हिसाब से फास्ट भी होता है। जैसे आप वर्तमान में किसी भी शहर, किसी भी स्टेट, किसी भी गली में बैठे हो, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, आप कहीं से भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो आपको तुरंत खोज के देगा। तो बैन किसका उदाहरण है? बैन नेटवर्क का उदाहरण क्या है? तो वो है आपका इंटरनेट। बैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें जो स्लाइड सॉर्टर होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग होता है स्लाइड को क्रमबद्ध देखने और व्यवस्थित करने के लिए। स्लाइड को क्रमबद्ध देखने और व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल भुगतान के लिए भीम ऐप किस तकनीक पर आधारित है? जो डिजिटल भुगतान के लिए भीम ऐप है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है? तो याद रखेंगे ये आपका UPI पर आधारित है। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और जो नेफ्ट होता है नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस भी स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसका कमेंट को पिन किया जाएगा। और जैसे आपने अभी कमेंट किया सबसे ज़्यादा अभी आपके पिन है, सबसे ज़्यादा अभी आपकी कमेंट है, आपका कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा जो भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे उसका कमेंट आपका पिन किया जाएगा। तो जैसे ही स्टूडेंट की कमेंट ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। पिन मतलब होता है आपका कमेंट सबसे ऊपर आएगा, तो आपको अच्छे से अच्छा कमेंट करना है, और जितने ज़्यादा आंसर होंगे आप कमेंट करेंगे तो यकीन मानिए आपकी तैयारी उतनी अच्छी हो जाएगी। पूछा गया है, कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? कंप्यूटर की जो बूटिंग प्रक्रिया होती है आखिर उसमें सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? तो वो होता है आपका BIOS, जिसकी फुल फॉर्म होती है
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है एक कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य क्या होता है। एक कंप्यूटर वायरस होता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना या हार्ड डिस्क को सेव करना। पूछा गया है एक कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य क्या होता है। जो एक कंप्यूटर वायरस होता है उसका उद्देश्य होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का कार्य होता है वो होता है आपका वायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। जो लैन होता है, लैन नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखेंगे लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो ऑटो फिल्टर होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। डेटा को गुप्त करने के लिए, फॉर्मूला लगाने के लिए, डेटा को छांटने और फिल्टर करने के लिए, या डेटा को मर्ज करने के लिए। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आप देखेंगे फिल्टर यहाँ लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे देखा डेटा को फिल्टर और छांटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं आप ऑटो फिल्टर का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे जो फायरवॉल होता है उसका मुख्य कार्य होता है नेटवर्क की सुरक्षा। अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अनाधिकृत एक्सेस नेटवर्क सुरक्षा के लिए हम फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डॉट ओडीटी एक्सटेंशन किस फाइल टाइप से संबंधित है। जो डॉट ओडीटी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। आखिर जो एक्सटेंशन है ओडीटी आखिर किस फाइल से संबंधित है, तो ये एक्सटेंशन नेम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है डॉट ओडीटी। आपसे कैल्क का पूछ सकता है तो कैल्क का होता है डॉट ओडीएस और इम्प्रेस का होता है डॉट ओडीपी। आपके तीन में से कोई पूछ सकता है तो आप इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट ओडीटी। आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछ सकता है कि किसी फाइल को पहचानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप उसके एक्सटेंशन नेम से पहचान सकते हैं कि ये फाइल आपकी किसकी है। जैसे आपको एक्सटेंशन नेम मिला डॉट ओडीपी, तो ओडीपी से आप पता कर सकते हैं ये फाइल हमारी इम्प्रेस की है। यदि ओडीएस लिखा हुआ है तो वो कैल्क की है। यदि ओडीटी लिखा हुआ है तो वो फाइल आपकी राइटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है। जो यूएसबी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओटीपी कितने बार प्रयोग किया जाता है। जो ओटीपी है आखिर उसका प्रयोग कितनी बार किया जा सकता है, तो ओटीपी का प्रयोग केवल होता है एक बार प्रयोग। यदि आपने एक बार ओटीपी को फिल कर दिया या आपने एक बार ओटीपी को जो समय सीमा होती है किसी की होती है 5 मिनट, किसी को होती है 10 मिनट, यदि आपने इससे पहले आपने यूज नहीं किया तो वो आपको ओटीपी बेकार हो जाता है। और एक ओटीपी सिर्फ एक वेरिफिकेशन को कंप्लीट करता है। तो ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। और यह कितनी बार प्रयोग किया जा सकता है, तो ये इसका प्रयोग सिर्फ एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य होता है डेट में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य होता है देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला जोड़ के लिए प्रयोग होता है। सबसे पहले याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है, तो आप देखें सब में बराबर चिन्ह लगा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जोड़ने की बात की गई है तो जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। संख्याओं का योग जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कोई वेबसाइट सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है या नहीं, इसकी पहचान किससे किया जा सकता है। तो कोई वेबसाइट आपकी सुरक्षित है या नहीं है उसकी पहचान होती है आपकी URL में जो HTTPS होता है उससे होती है। यदि HTTPS लिखा हुआ है URL में तो वो आपकी सुरक्षित है, और यदि HTTPS नहीं लिखा हुआ है तो वो आपकी सुरक्षित वेबसाइट नहीं होती है। तो आप जैसे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे
जिस भी स्टूडेंट को शेयर करेंगे, अपने भाई को, अपने दोस्त को, किसी को भी शेयर करेंगे, तो इसमें जैसे ही आप शेयर करेंगे, आप जैसे ही शेयर कर देंगे, उसके बाद आप जाएंगे लिंक पे जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ HTTPS, उस पर डबल स्लैश लगा होगा, कॉलन लगेंगे तो वो आपकी, आप देखेंगे वीडियो आपका बिल्कुल मतलब कह सकते हैं सिक्योर है। तो इस प्रकार से आप इसको अभी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल प्लस वाई का कार्य क्या होती है। कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे, रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं, अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑल सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कैप्चा का प्रयोग किस लिए होता है। जो कैप्चा होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे, जो कैप्चा होता है इसका प्रयोग होता है इंसान और बॉट्स के बीच अंतर समझने के लिए। इंसान और बॉट्स के बीच अंतर समझने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो कैप्चा का प्रयोग होता है। आपने होगा, आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आपको कुछ इस प्रकार कैप्चर होता है, कुछ भी लिखा होता है, नंबर लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, और बीच से एक दो लाइन खींची होती हैं, तो वो होता है आपका कैप्चा। उसका प्रयोग इसके लिए होता है कि कोई काम कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है या कोई इंसान द्वारा या किसी बॉट्स द्वारा किया जा रहा है, तो वो होता है कैप्चा के माध्यम से। यदि कंप्यूटर अपने मन से कोई काम करेगा तो ये कैप्चा को नहीं भर सकता। तो ये होता है यदि इंसान कोई कार्य करेगा तो वो कैप्चर को जरूर भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे पहले आपका वेरीफाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है। जो फॉर्मेट पेंटर है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है एक जैसा फॉर्मेट अन्य टेक्स्ट पर लगाने के लिए। जैसे क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर जी टेक्स्ट लिखा, मैंने इसको कलर कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके इस पर पेस्ट कर दिया। तो जो भी हमारा इसमें हमने बोल्ड किया था, टेक्स्ट का हाईलाइट किया था, जो भी कलर किया था, सारा को जैसे हमने यहाँ पर पेस्ट किया तो सारा ज्यों के त्यों हो जाएगा। तो एक जैसा फॉर्मेट अन्य टेक्स्ट पर लगाने के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बार कोड किस तकनीक पर आधारित है। जो बार कोड है, आखिर ये किस तकनीक पर आधारित होता है। तो जो बार कोड होता है ये हमारे लेजर पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, SSL का पूरा नाम क्या होता है। जो SSL होता है उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपीआई का संचालन कौन करता है। जो यूपीआई है, आखिर इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो यूपीआई का संचालन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और जो यूपीआई होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। कंप्यूटर में जो डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, बिट होती है, बाइट होती है, किलोबाइट होती है या मेगाबाइट। तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। बिट से बड़ा क्या होता है, बिट से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा किलोबाइट होता है, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट होता है। ये क्रम आपसे पूछ सकता है। सबसे छोटी मेमोरी इकाई होती है वो होती है बिट। यदि यहाँ पर निबल ऑप्शन होता है तो बिट से बड़ा होता है निबल, निबल से बड़ा होता है बाइट, बाइट से बड़ा किलोबाइट और किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अपराध। जो फिशिंग है, आखिर ये किस प्रकार का साइबर अपराध है। जो फिशिंग है ये हमारा एक धोखाधड़ी वाला साइबर अपराध है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्ड प्रोसेसिंग में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है, आखिर उसमें जो अलाइनमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो अलाइनमेंट होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट और एक होता है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो याद रखें, जो अलाइनमेंट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेफ्ट जो आपका डिफॉल्ट होता है, दूसरा राइट होता है, इसके बाद आपका सेंटर, जस्टिफाई। इस प्रकार से 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। CD रोम है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे पूछ सकता है CD स्टैंड फॉर, तो CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आप ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क
और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछता है कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो CD होता है, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और आप देखेंगे जी आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आप देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ वन लिखा हुआ है और देखेंगे रीड भी लिखा हुआ है, मेमोरी भी लिखा हुआ है, ये सिर्फ ओनली। तो आप देखेंगे जो हल्की हल्की कंफ्यूजन देगा, CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आपको वहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। आप देखेंगे सारे ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे। यदि आपको फुल फॉर्म की मीनिंग भी अच्छे से याद नहीं है तो आप वहाँ पर गलत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको उसका आंसर सही टिक लगाना है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस सूट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो लिब्रे ऑफिस सूट है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वो आपका लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। और लाइनक्स जो होता है वह आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्प्रेडशीट में किसी कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा विकल्प होता है। फ्रीज मतलब होता है उस कॉलम को स्थिर करना। आप किसी भी कॉलम पर चले जाइए, लेकिन जो आपने किसी भी कॉलम को फ्रीज किया है तो वो कॉलम आपका हमेशा दिखता रहेगा। तो किसी कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा विकल्प होता है, तो वो होता है फ्रीज कॉलम। यदि आप रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो आप रो को भी फ्रीज कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। पूछ सकता है आपसे लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, उसमें खड़े हुए होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो लेटी हुई लाइन होती हैं उनको रो कहा जाता है, और रो और कॉलम से मिलाकर एक सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है IRCTC की वेबसाइट किस काम के लिए जानी जाती है। जो IRCTC की वेबसाइट है आखिर ये किस कार्य के लिए जानी जाती है, तो यह आपके रेलवे टिकट बुकिंग के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का क्या है। जो ट्रोजन हॉर्स है आखिर वो एक प्रकार का क्या होता है, तो ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का आपका मेलवेयर होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। आप कहेंगे सर आप इतनी स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है। आज आपकी 12 तारीख हो चुकी है और आपका 21 तारीख को एग्जाम होगा, सिर्फ आपके पास 8 दिन का समय बचा हुआ है। तो जल्दी से जल्दी जितने क्वेश्चन आपके हो सकेंगे वो करवाए जाएंगे, और इसी प्रकार से आपके 4 से 5 पेपर आएंगे जिनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। कुछ स्टूडेंट आए होंगे शुरू में 2 क्वेश्चन देखे होंगे, छोड़ के चले गए होंगे। जो स्टूडेंट लास्ट तक टिकेगा उसको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार होता है, क्योंकि अभी आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी होने वाले हैं। कंट्रोल आल्ट डिलीट का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल आल्ट डेल बटन होता है इसका प्रयोग होता है टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए, इसका प्रयोग करते हैं कंट्रोल आल्ट प्लस डेल बटन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेफ्ट के माध्यम से फंड ट्रांसफर समय नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कहने का मतलब है जो नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र किस समय नहीं किया जा सकता, तो इसमें आपकी जब बैंक की छुट्टी होती है तब उस समय आपका नेफ्ट के माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन आप कहेंगे UPI तो हम कभी यूज कर सकते हैं, तो UPI से आप कभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सोते समय जगते समय किसी प्रकार कर सकते हैं। लेकिन जो नेफ्ट है वो आपका जिस दिन बैंक की छुट्टी होगी उस दिन आपका नेफ्ट के माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र नहीं होगा।